स्वागत है आपका आयुष डांस क्लासेस में और आप देख रहे हैं अभिलाषा बायोलॉजी। आज हम लोग चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड के पार्ट 1 में हमने देखा था कि नर युग्मक का निर्माण कैसे हुआ था और इसमें हम देखेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को देखने के लिए हमें मादा जनन अंग देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि मादा जनन अंग कैसे होता है। तो एक पुष्प में मादा जनन अंग 3 हिस्सों में विभाजित होता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जो पहला हिस्सा होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। जो बीच का हिस्सा होता है उसे वर्तिका कहते हैं और जो नीचे का सबसे खुला हुआ हिस्सा होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर में एक रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और अंडाशय के अंदर में बीजांड होता है और बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये मुख्यतः स्त्री जनन अंग के भाग हैं। वो सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिका, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं, सेस्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं और बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। और बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बीजांड को देख लेते हैं कि बीजांड का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इस बीजांड को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बीजांड की रचना लगभग ऐसे होती है। एक बीजांड की रचना ऐसे होती है। एक बीजांड की रचना, इसमें ऊपर की तरफ 3 सेल लगे होते हैं, नीचे की तरफ भी ऐसे 3 सेल लगे होते हैं और बीच में 2 सेल ऐसे फ्यूज स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देते हैं जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो लगभग एक बीजांड की रचना ऐसे ही होती है। अब देखिए जो नीचे वाला भाग है उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। नीचे वाले भाग को हम बीजांड द्वार कहते हैं। इंग्लिश में इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। जो ये तल होता है, कोशिकाओं का जो अस्तर होता है, इसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट को हम अध्यावरण भी कहते हैं हिंदी में। अध्यावरण कहते हैं या इसको हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं। जो अंदर में नीचे में 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो 3 कोशिकाएं होती है इसको हम कहते हैं एग अपैरेटस। इसको हम एग अपैरेटस कहते हैं। तीनों मिलके एग अपैरेटस का निर्माण करती है। ये जो एग अपैरेटस होता है इसमें से जो 2 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, दो कोशिकाएं, अगल बगल की जो 2 कोशिकाएं हैं इसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। इसे हम कहते हैं सहायक कोशिका। और जो बीच की कोशिका होती है वही होती है मादा युग्मक। बीच की कोशिका को हम कहते हैं मादा युग्मक। फीमेल गैमेट कहा जाता है। तो फीमेल गैमेट होती है। आप बीच में देख रहे हो कि 2 सेल फ्यूज दिखाई दे रहा है, इसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ऊपर में भी आपको 3 सेल दिखाई दे रहा है। इस 3 सेल को हम लोग प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं। प्रतिध्रुव कोशिका, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्रुव कोशिका। इंग्लिश में इसे एंटीपोडल सेल कहा जाता है। अब जो ऊपर का जो भाग है इसे हम कहते हैं चलाजा। इसको हिंदी में निभाग कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है चलाजा। चलाजा फेमस वर्ड है, इसीलिए चलाजा ही आप लोग याद रखोगे। हिंदी में इसे निभाग कहा जाता है। सबसे इधर जो था बीजांड द्वार जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, सबसे उधर जो निभाग है उसे हम चलाजा कहते हैं। इसके अलावा जो ये डंठल दिखाई दे रहा है इसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत, इंग्लिश में इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है जहां पे बीजांड वृंत ओव्यूल से जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं हाइलम। इसे हम कहते हैं हाइलम। इस तरह से एक टिपिकल जो ओव्यूल होता है वो इसी तरीके से अंडाशय के अंदर में अवस्थित होता है। जिस पार्ट से वो फ्यूनिकल अंडाशय से जुड़ा होता है, ये इस पार्ट को हम रैफी कहते हैं। रैफी कहते हैं। तो इस तरीके से एक प्रारूपिक बीजांड में आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे हम निभाग या चलाजा कहते हैं। ऊपर में 3 कोशिकाओं का समूह है जिसे प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं। बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। नीचे में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसमें 2 अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। बीच की कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। सहायक कोशिका और मादा युग्मक मिलके एक अपैरेटस का निर्माण करती हैं और फिर
ये जो चारों तरफ से अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट से घिरा होता है, और द्वार को हम बीजांड द्वार कहते हैं। जिस संरचना से ओव्यूल अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं, और जिस जगह से जुड़ा होता है उसे राशि कहते हैं। बीजांड वृंत ओव्यूल से जिस जगह से जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। तो इस तरह से एक टिपिकल बीजांड का हमने संरचना देख लिया। अब हमें देखना है कि गुरु बीजाणु जनन होता कैसे है। ये जो देखा हमने मादा युग्मक, इसका निर्माण होता कैसे है, तो ये हम लोग जिस हेड में पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को देखिए, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस। जीव विज्ञान में मेगा और माइक्रो, गुरु और लघु का कुछ अर्थ होता है। जहां भी आप गुरु देखोगे, मेगा देखोगे, इसका अर्थ है कि वहां पे फीमेल या वहां पे मादा की बात हो रही है। जहां लघु देखोगे या माइक्रो देखोगे वहां पे नर की बात होती है। तो हमने नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को देखा था, क्या कहते हैं उसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन में भी गुरु बीजाणु जनन कहाँ होगा, आपने देखा अभी ओव्यूल यानी कि बीजांड के अंदर में होगा। और बीजांड आप देख रहे हो बीजांड क्या है, बीजांड के अंदर जो रचना होती है उसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन में आप देखोगे कि जो बीजांड की जो कोशिकाएं, जो अस्तर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। बीजांड के लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और ये भी दो तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। ये भी दो तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। बाहर वाली कोशिका को हम एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली कोशिका को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में क्या होगा, डर्मिस की कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करेंगी, और आकार में वृद्धि करके और ये दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। ये तो एपिडर्मिस है, ये तो एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी और ये दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरे को हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। फिर से वही हिंदी इसका होगा प्राथमिक बीजाणु कोशिका इसको बोलते हैं, उसको प्राथमिक प्रकोष्ठ कोशिका कहते हैं। तो प्राथमिक जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो विभाजित करेगा और फिर बीजांड के अस्तर का निर्माण करेगा, अंदर के अस्तर का निर्माण करेगा। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी, आकार में वृद्धि करके ये मदर सेल का कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं, जिसको हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा, तो मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करेगा। ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात मेगा स्पोर मदर सेल में 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है। 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है, यानी कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या होगा। गुरु बीजाणु कोशिका बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और गुरु बीजाणु कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। गुरु बीजाणु कोशिका से मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम गुरु युग्मक जनन कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जो 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनी उसमें से 3 कोशिकाएं जो होती है वो इनएक्टिव होती हैं और एक कोशिका एक्टिव होती है। तो जो कोशिका सक्रिय होगी उस कोशिका को पोषण देने के लिए 3 कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएंगी, और निष्क्रिय होकर डिसइंटीग्रेट करेंगी, डिटर्मिनेट करेंगी और फिर उसको पोषण देंगी। वो अपने आकार में वृद्धि करेगा, और आकार में वृद्धि करने के बाद जो गुरु बीजाणु सक्रिय कोशिका है उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होगा।
एक बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये 3 कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएंगी। एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिका का निर्माण होगा, दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिका का निर्माण होगा, और तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा तो 8 कोशिका का निर्माण होगा, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर चली जाएंगी, 3 कोशिकाएं नीचे चली आएंगी और 2 कोशिकाएं बीच में फ्यूज कर जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन माइटोसिस के पश्चात, 3 समसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणु कोशिका 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इसी एक टिपिकल रचना को विजान के अंदर हमने दिखाया था। इस रचना को हम लोग 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। विजान की इस रचना को हम क्या कहते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका तो 8 बनी थी, लेकिन 3 कोशिकाएं ऊपर चली गई, 3 कोशिकाएं नीचे चली आई और 2 कोशिकाएं बीच में फ्यूज कर गई। तो कोशिका 7 बची, लेकिन केंद्रक तो अभी भी 8 है। इसीलिए विजान के इस रचना को हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ऊपर की कोशिका होती है, इसे हम प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं। जो नीचे की कोशिका होती है, इसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। और जो बीच की कोशिका होती है, इसी को हम मादा युग्मक कहते हैं। तो इस तरह से गुरु बीजाणु कोशिका से मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु युग्मक जनन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे गुरु बीजाणु कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण हुआ। यही मादा युग्मक नर युग्मक से फ्यूज करेगा और फ्यूज करके फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी कि निषेचन की क्रिया को संपन्न करेगा। तत्पश्चात फल और बीज का निर्माण होगा। तो अब ये आपने देख लिया कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है। इसके बाद हमें जो देखना है वो निषेचन की क्रिया देखना है। तो निषेचन की क्रिया को देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो निषेचन की क्रिया होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पुष्पों में निषेचन की क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो हम समझ लें कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। दोहरा निषेचन, लेकिन दोहरा निषेचन जानने से पहले आपको दो इवेंट पढ़ना था। हमें निषेचन पूर्व घटना में 2 इवेंट पढ़ना था, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का हस्तांतरण। तो हमने तो युग्मकों का निर्माण देख लिया, मादा युग्मक का भी निर्माण हो गया और नर युग्मक का निर्माण हो गया। दूसरा जो इवेंट है युग्मकों का हस्तांतरण, उसे पहले करेंगे, उसके बाद दोहरा निषेचन देखेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं युग्मकों का हस्तांतरण। और युग्मकों के हस्तांतरण, पुष्पों में युग्मकों के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागन। इंग्लिश में से कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? परागन क्या है? परागन, आपने देखा कि पराग कहाँ निर्माण हुआ? तो पराग कोष के अंदर में निर्माण हुआ। पराग कोष कहाँ होता है? तो नर जनन अंग के अंदर में होता है। तो पराग का नर जनन अंग यानी उसके एंथर, उसके पराग कोष से मादा जनन अंग यानी उसके स्टिग्मा वर्टिकाग्र तक, पराग कोष से वर्टिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन की क्रिया कहते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। पहले प्रकार को हम स्वपरागन कहते हैं और दूसरे प्रकार को हम क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में आप देखोगे सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार से हो सकता है। जो स्वपरागन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक को हम कहते हैं, इसको हम स्वयुग्मन भी कहते हैं, एक को स्वयुग्मन कहते हैं, इसको ऑटोगेमी कहते हैं, और दूसरे को परयुग्मन भी कहते हैं, इसको हम जिंटोगेमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र तक जब पराग स्थानांतरित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम स्वयुग्मन कहते हैं। और परयुग्मन यानी कि जिंटोगेमी में क्या होता है? पौधा तो एक ही होता है, लेकिन एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच परागन की क्रिया होती है, तो इसे हम जिंटोगेमी कहते हैं।
तो स्वपरागन बेसिकली होता कैसे है, एक ही पुष्प के नर जनन और मादा जनन या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में जब पराग का स्थानांतरण होता है तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागन कहते हैं। परपरागन किसे कहते हैं, तो जब एक पौधे के पुष्प का पराग दूसरे पौधे के पुष्प से जाके परागित होता है तो उसे हम परपरागन कहते हैं। तो परपरागन कैसे होगा भाई, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पास जाना है, दूसरे पौधे के पुष्प के पास जाना है तो खुद से तो जा नहीं सकता है, तो उसके लिए वेक्टर की जरूरत होती है, उसके लिए उसको माध्यम की जरूरत होती है। तो परपरागन माध्यम के मदद से होता है, और वो माध्यम क्या हो सकता है, वो माध्यम जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है। तो इस माध्यम में हम जैविक भी पढ़ेंगे, बायोटिक भी पढ़ेंगे, और अजैविक भी हो सकता है जिसको हम एबायोटिक कहते हैं। जैविक में क्या हो सकते हैं, जितने जीव जंतु हैं वो आ सकते हैं। जैविक में आपकी कीट आते हैं, कीट के द्वारा भी परागन होता है जिसे कीट परागन कहते हैं। कीट परागन को इंग्लिश में हम एंटोमोफिली कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। एंटोमोफिली, कीट के द्वारा जब परागन होता है तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। कीट के अलावा चमगादड़ के द्वारा भी परागन होता है, चमगादड़ के द्वारा भी परागन होता है। चमगादड़ के द्वारा परागन को हम काइरेप्टोफिली कहते हैं, काइरेप्टोफिली भी कहते हैं। इसके अलावा पंछी के द्वारा भी परागन होता है, बर्ड के द्वारा भी परागन होता है, तो पंछी के परागन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। पंछी के परागन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। इस तरीके से जैविक परपरागन होता है कीट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा और पंछी के द्वारा। पंछी के द्वारा जो होता है वो ऑर्निथोफिली होता है, ऑर्निथोफिली। ओके, अजैविक कारक भी होते हैं। अजैविक कारक में आपका क्या हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है ना। जल के द्वारा जब परागन होगा तो उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। और जब वायु के द्वारा परागन होगा तो उसे हम एनिमोफिली कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। तो इस तरह से माध्यम के वेक्टर की मदद से जब परागन होगा तो उसे हम परपरागन कहते हैं। माध्यम जब आएगा, पराग को जब कोई माध्यम टच करेगा तो उस पराग का नेचर बदल जाता है, जिसकी वजह से जो पुष्प आते हैं, जो अगली पीढ़ी आती है वो काफी डेवलप आती है, काफी विकसित आती है। इसमें जितने भी माध्यम है, इसमें सबसे अच्छा माध्यम कीट माना जाता है। कीट के द्वारा जब परागन होता है तो उससे उत्पन्न होने के बाद जो पुष्प आते हैं वो काफी चटकीले रंग के होते हैं, चमकीले होते हैं। इसके साथ ही फूल की साइज जो होती है वो आकार में बड़े होते हैं, उनके में मकरंद बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि अच्छी चीज है। तो कीट परागन सबसे अच्छा वे है। इसके अलावा जल के द्वारा जब परागन होगा तो पुष्प बड़े बड़े होते हैं, रंगीन बहुत नहीं होते लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है, इसके साथ उसमें सुगंध नहीं पाया जाता है। वायु के द्वारा जब परागन होता है तो पुष्प छोटे होते हैं और सुगंध रहित होते हैं, उनके मकरंद भी कम पाया जाता है। तो परपरागन में सबसे अच्छा परागन का जो माध्यम होता है वो कीट होता है। आप इसमें देख सकते हो स्वपरागन क्या होगा, स्वपरागन के लिए क्या क्या अनुकूलन होता होगा कि स्वपरागन होता होगा। तो कुछ अनुकूलन पाया जाता है जिसकी वजह से पुष्पों में स्वपरागन की क्रिया होगी। कुछ कुछ पुष्प क्या होते हैं कि बंद अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको हम क्लिस्टोगेमी पुष्प कहते हैं। क्लिस्टोगेमी पुष्प जो होते हैं वो बंद ही रह जाते हैं, बंद होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है एक ही जगह उपस्थित होता है। उनके में जब युग्मक जनन होती है तो उनके युग्मक एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा स्वपरागन होता है। तो जितने भी क्लिस्टोगेमी सजात पुष्पी फ्लावर्स कहते हैं, उसको हम सजात पुष्पी, इस तरह के पौधों में हमेशा क्या होता है, स्वपरागन ही होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो कली की अवस्था में ही उनके अंदर युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो कली की अवस्था में जब युग्मक बनेंगे तो उस कंडीशन में भी हमेशा क्या होगा, स्वपरागन ही होगा। तो ये कुछ अनुकूलन हमारे स्वपरागन के हैं। परपरागन के अनुकूलन क्या होंगे, परपरागन में अनुकूलन ये होगा कि साइज अलग अलग होता है, पुष्पों के साइज अलग अलग होते हैं। कुछ पुष्प जो है वो उनके जो स्टाइल होते हैं वो लंबे होते हैं, और उनके जो नर जनन अंग के स्टिग्मा जो होता है, जिसे हम एंथर परागकोश कहते हैं, तो परागकोश का साइज जो होता है वो छोटा होता है, और जो मादा जनन अंग है जिसे हम
जयांग कहते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से पराग ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, परपरागन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधों में परागन की क्रिया संपन्न होती है। और ये हमारे निषेचन की घटना का जो पहला पार्ट है, निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण भी हो गया और युग्मकों का स्थानांतरण भी हो गया। अब पहला घटना पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। दूसरा घटना हमें पढ़ना है निषेचन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पौधों में विशेष प्रकार का निषेचन होता है, जिसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम दोहरा निषेचन देखेंगे और निषेचन पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं इसे हम अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय।